नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब तक राना शमीम साहब का लंदन से एफिडेविट वाला तमाशा नहीं हुआ था, जब तक एक ऑडियो लीक की धज्जियां नहीं उड़ाई मीडिया ने, उस वक्त तक कम से कम पाकिस्तान की कंबाइंड ऑपोजिशन और ख़ास करके PMLN जो है वो अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्ट बेस को, लोगों को और मीडिया को ये यकीन ज़रूर दिला रही थी कि हुकूमत को हटाया जा सकता है, हुकूमत को गिराया जा सकता है, हुकूमत को बाहर निकाला जा सकता है, कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा हुकूमत के हवाले से। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि PMLN जो अपोजिशन का सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो गुज़िश्ता तकरीबन 10-15 दिन से जुनैद सफ्दर साहब की शादी में मसरूफ़ है और उस हवाले से ख़ानदान के अंदर जो एक गानों का या सॉन्ग्स का कंपटीशन हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो आज अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे एक कमेटी की मीटिंग थी, उसमें रिव्यू कर रहे थे और चंद दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पेशावर में ये कह के दुनिया को, पाकिस्तान के लोगों को ख़ास करके हैरान परेशान कर दिया जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया में सबसे कम है, यहाँ अशिया सबसे ज़्यादा सस्ती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाया जनाब गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने, जिन्होंने एक दिन पहले 100 बेसिस पॉइंट्स का मज़ीद इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दिया और यूँ इंटरेस्ट रेट जो हैं पाकिस्तान का जो बेसिक इंटर बैंकिंग रेट है वो 9.75 पे पहुंच गया, जो गुज़श्ता 20 माह की सबसे ऊंची सतह। इसके साथ ही स्टेट बैंक ने, होना तो चाहिए था कि स्टेट बैंक ये प्रिडिक्ट करता कि अब चूंकि हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो आगे गरानी में कमी होगी। स्टेट बैंक की जो पहले एस्टिमेशन थी गरानी की वो 7 से 9% थी, अब से चंद दिन पहले तक की। अब स्टेट बैंक ने गरानी की नई जो एस्टिमेट दे दिया है, अंदाज़ा दिया है, तखमीना दिया है, वो 9 से 11% का दे दिया। यानी अगर 9 से 11% अब स्टेट बैंक को लग रहा है कि गरानी होगी तो जो पहले स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे उसका तो फिर कोई फ़ायदा ना हुआ, बिकॉज उस वक्त स्टेट बैंक ने उसकी लिमिट दे रखी थी 7 से 9% का। इन तमाम चीज़ों के बावजूद कराची स्टॉक एक्सचेंज ने आज के दिन में 1100 पॉइंट उसकी रैली हुई है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसी हवाले से पाकिस्तान के मुमताज़ जो कारोबारी शख्सियत हैं अकील करीम दैदी साहब, जो कि सिक्योरिटीज़ के बिज़नेस का काम करते हैं कराची में, वो भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखेंगे जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, जो कि पाकिस्तान हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और मेंबर स्टैंडिंग कमेटी हैं फाइनेंस एंड रेवेन्यू में। आपको ये भी याद करवाऊँ कि सियासत में आने से पहले सदाकत अब्बासी साहब A लेवल O लेवल को इकनॉमिक्स पढ़ाते थे, माइशियात पढ़ाते थे। इसी हवाले से उन्होंने बहुत बड़ा ट्यूशन सेंटर भी इस्टेब्लिश किया। ज़रिया शोहरत जो है इस्लामाबाद में सदाकत अब्बासी साहब की, वो इकनॉमिक एक्सपर्ट की हैसियत से। हमारे तीसरे एक्सपर्ट जो पहले प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इकनॉमिक कमेंटेटर भी हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं इसका डिस्कशन का आगाज़ कर सकूँ, अकील करीम दैदी साहब, क्या ये सूरत हाल है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें चंद दिन पहले तक ये कहा कि गरानी जो है वो 7 से 9% रहेगी, अब स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, मजीद 9.75 कर दिया है, लेकिन साथ ही हमें ये खबर भी सुनाई है कि गरानी जो है, जो इन्फ्लेशन है, वो अब 9 से 11% के दरमियान रहेगी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनके आप बहुत बड़े मोतक़द हैं, वो फरमा रहे थे 3-4 दिन पहले कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। पेशावर में कहा उन्होंने। देखें, जो आप बात कर रहे हैं इसका मैं सिर्फ एक चीज आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जो IMF से नेगोशिएशन की थी, वहां ये मैं मानता हूं कि उनसे थोड़ी गलती हुई थी और उसके बाद उस गलती की वजह से आपका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा था 1.5%। लेकिन सेकंड जो गलती हमसे हुई थी कि हमने T-बिल के रेट काफी बढ़ा दिए 11%, और मैं उस पे 11% नहीं 11.5 के बाद आप ये देखेंगे कि पॉलिसी रेट 1% बढ़ा है और आज T-बिल ऑक्शन हुआ है और वो रेट कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। अच्छा, ये चीज इंडिकेट करती है कि सिचुएशन अब बेहतरी की तरफ चली गई। अच्छा जी, वरना आज अगर कल पॉलिसी रेट 1% बढ़ा है और आज T-बिल के रेट नीचे आए, तो ये चीज इंडिकेट करती है। देखिए, T-बिल जो है ना सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, और ये T-बिल के रेट बढ़ने से 2100 पॉइंट मार्केट गिरी भी थी। लेकिन आज जो मार्केट बढ़ी है क्योंकि आज T-बिल ऑक्शन के रेट नीचे आए, ठीक है। और ये किसी को सबको अंदाजा था, क्योंकि अकील भाई, मैं अपने सुनने वालों को आसान जुबान में ये बता दूं कि T-बिल जिसका अकील करीम दैदी साहब जिक्र कर रहे हैं, ये ट्रेजरी बिल है जो हुकूमत का अपना कागज होता है। हुकूमत ट्रेजरी बिल को बेचती है, उसके जरिए पैसा और मालिया रेज करती है और इसको बिजनेस कारोबार मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन जो हैं इसको मार्केट से खरीदते हैं और इसके ऊपर जब हुकूमत ज़्यादा इसको शरह सूद के ऊपर बेच सकती है, इसका मतलब है कि मार्केट ये एक्सपेक्ट करती है कि गरानी में, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। अकील करीम दैदी साहब, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं, कुछ लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो एक थ्योरेटिशियन है, वो जिस तरह स्कूल कॉलेज से एक बच्चा निकलता है और फिर सरकारी मुख्तलिफ महकमों में काम करता है,
गवर्नर स्टेट बैंक जो है रजा बाकर साहब, उन्होंने चूंकि खुद कभी कोई बिजनेस वगैरह रन किया नहीं है, उन्होंने अपने घर का किचन तो चलाया ही नहीं है, वो तो सीधा निकले यूनिवर्सिटी से तो वो चले गए IMF के अंदर, इसलिए वो थ्योरेटिकल फैसले करते हैं, ये थियरी के फैसले करते हैं, डेस्कटॉप पे बैठ के अपने टेबल के अंदर बैठ के। एक बात बता दूं कि आज जो हुआ है और कल जो मॉनेटरी पॉलिसी है और आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, मैं समझता हूं इन दोनों ने मिलकर अच्छा परफॉर्म किया है। कल गवर्नर स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट बढ़ाने के साथ साथ दो चीजें बताई थी कि एक तो ये कि फर्दर इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ उन्हें नहीं दिख रहा, दूसरा बयान उनका जो पॉलिसी बयान था वो ये था कि बैंकों ने कुछ ज्यादती की थी और हम उनको मनमानी नहीं करने देंगे, क्योंकि स्टेट सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं, वो चाहते तो ये मार्केट से आप सिक्योरिटी उठा सकते हैं जिसकी वजह से बैंक को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बैंक के पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, लेंडिंग प्राइवेट हो नहीं रही। तो ये तो ज्यादातर पाकिस्तान बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लैंड करता है। 26,400 बिलियन का हमारे ऊपर कर्जा है, 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो 260 अरब रुपए का इम्पैक्ट आता है साल का। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट बीच में आ जाते हैं, बोलते हैं मेरे साथ रहे ना जरा अकील भाई, अकील करीम साहब मेरे साथ रहे। सदाकत अब्बासी साहब, जब नैब की बात होती है आप लोग कहते हैं नैब हमारे कंट्रोल में, नैब आज़ाद है। अब अगर हम स्टेट बैंक की बात करेंगे आप कहेंगे हमारा क्या ताल्लुक है, गवर्नर स्टेट बैंक आज़ाद है। ठीक है, ये गवर्नर स्टेट बैंक जो फैसले कर रहा है जिससे कि लोगों की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तक, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते रहे, आपको ये लगता है कि गवर्नर स्टेट बैंक के फैसले सही है? वैसे देखिए मतलब बहुत शुक्रिया सियासतदान से हटकर आप सोचें, अपने एज एन इकोनॉमिक टीचर एंड ट्यूटर सोचें कि गवर्नर स्टेट बैंक जो फैसले कर रहे हैं कभी कुछ नहीं देखें, एज अ ट्यूटर तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ 100-200 बच्चों को पढ़ाने की है। एज अ पॉलिटिशियन मैं 8.5 लाख लोगों का नुमाइंदा हूँ और इस वक्त गवर्नमेंट जिसने 2.25 करोड़ वोट लिया और 22 लाख लोगों की रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गवर्नमेंट को। बहुत सी जिम्मेदारियां आपके, मैं वो 3 हैट पहने में आपने जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। तो और डॉक्टर फरूख सलीम सब सुन रहे हैं जी, जो भी आप बात करेंगे जिम्मेदारी, आपने जो तारुफ मेरा कराया था ना, डॉक्टर फरूख सलीम वाज वन ऑफ माय बेनिफिशियरीज। इनके बच्चे भी मुझसे पढ़े, इनके बच्चों को अभी डॉक्टर फरूख सलीम साहब का भी ओपिनियन ले लेते हैं, सोच समझ के बात करें, उनका मेरा लिहाज उन पे सोच समझ के बताएं, हमें जवाब दें। ये गवर्नर स्टेट बैंक के फैसले किस किस्म के? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हर जब इकोनॉमी का कोई फैसला तो उसके दो चीजें होती हैं, एक उसका टारगेट होता है और एक उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। एक उसका चीज ठीक करनी होती है और उसकी खराब करनी होती है। इंटरेस्ट रेट गिराएंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी और महंगाई आ जाएगी। महंगाई को रोकने के लिए और आपकी इस वक्त जो आपका जो खासकर करेंसी का जो डेप्रिसिएशन है उसको रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। उसके बढ़ाने पे जो बिजनेस कम्युनिटी का रिएक्शन है वो ऐसे ही होता है कि जी आपने हमें महंगा कर दिया, कॉस्ट ऑफ बिजनेस महंगी होगी। आपको सर बिजनेस कम्युनिटी याद आ रही है, कॉमन आदमी का क्या? मैं वही कह रहा हूँ ना, जब बिजनेस कम्युनिटी का कारोबार नीचे जाता है तो कॉमन आदमी की भी रोजगार पे फर्क पड़ता है। लेकिन साथ साथ महंगाई को रोकना और जो आपका करेंसी की डेप्रिसिएशन है, डिवैल्यूएशन है, उसका रोकना, कि इसके अलावा मॉनेटरी और टूल है कोई नहीं। अच्छा। क्या मॉनेटरी टूल हो सकता है वो कोई आप बता दें। इंटरेस्ट रेट को छेड़छाड़ करके आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई टूल होता ही नहीं है, तो गवर्नर स्टेट बैंक बेचारे जो कुछ भी कर रहे हैं कभी कुछ वो ठीक है। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि अब्बासी साहब अपने ज़माने के बड़े पाई के टीचर थे और ये दुरुस्त है कि मेरे बच्चों ने बड़ा फ़ायदा उठाया इनकी जो उनको तालीम इन्होंने दी। मेरे दिल में बहुत इज्जत है अब्बासी साहब की। स्टेट बैंक के हवाले से देखिए, दुनिया के सेंट्रल बैंक जो हैं उनके जो मेन काम है वो दो ही होते हैं, शराय सूद और मनी सप्लाई। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जितने दुनिया में सेंट्रल बैंक्स हैं जो आज़ाद हैं, थोड़ा सा ऊंचा बोले जी, जितने भी सेंट्रल बैंक जो हैं जो इन दो पॉलिसीज के हवाले से आज़ाद हैं, उन ममालिक में पिछले 50 साल की माशी तारीख गवाह है कि वहाँ पे महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहती है। अब्बासी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस मुल्क में जब शराय सूद बढ़ाई जाती है तो उस मुल्क की करेंसी को सहारा मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि आज सिर्फ 10 पैसे गिरा है हमारा रुपया डॉलर के सामने। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है उससे किसी किस्म का सहारा जरूर मिलेगा हमारी करेंसी को, चाहे बहुत ज्यादा ना हो। और दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के नतीजे में जो मईशत का पहिया तो फिर नहीं तो क्या वजह है कि गवर्नर स्टेट बैंक मसलसल इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं लेकिन करेंसी को कोई सहारा नहीं मिल रहा?
जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बड़ी तेजी से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है। सितंबर में 7.5 था, फिर नवंबर में 8.75 और आज हम 9.75 पे बैठे हैं। जो दूसरा रुख है उसी सिक्के का, जो हम तजारत की बात कर रहे हैं, उसमें है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के की तरफ से जो बोझ पड़ता है रुपए के ऊपर। पिछले महीने आपको याद है कि हमारी इंपोर्ट की फिगर जो है वो 8 अरब डॉलर से तजावुज कर गई थी, और पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में हमने कोई महीना ऐसा नहीं देखा जिसमें 8 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट कर डाली हो, और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2.5-3 बिलियन डॉलर के अराउंड घूम रही हैं। तो 5 अरब डॉलर का खसारा माहाना की बेसिस पे पिछले 74 साल की माशी तारीखें आपको कभी नहीं मिली। तो दूसरी तरफ जो प्रेशर पड़ रहा है वो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। स्टेट बैंक सहारा देने की कोशिश कर रहा है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो स्टेट बैंक के डोमेन से बाहर की बात है, वो हुकूमती पॉलिसी है, और वो हमारी एक्सपोर्ट की अंडर परफॉर्मेंस है और इंपोर्ट्स की ओवर परफॉर्मेंस। अकील करीम रज़ी साहब, गवर्नर स्टेट बैंक को बहुत इफेक्टिवली डिफेंड कर लिया जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। अब आप बताएं हमें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का अभी भी सबसे ऐसा मुल्क है जहाँ चीज़ें सबसे सस्ती हैं। ये उन्होंने 9 तारीख को पेशावर में फरमाया। देखें, पाकिस्तान में चीजों को हम कैसे महंगा कह सकते हैं कि यहाँ अभी भी लोग अपना घर चला सकते हैं 25,000 रुपए में। तो 25,000 रुपए पे अगर घर चलता है तो ये महंगाई तो नहीं हुई। महंगाई है ही नहीं। कह रहा हूँ कि जो नहीं, महंगाई जो हुई है वो तो पूरी दुनिया का सब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का तो सब्जेक्ट नहीं है कि हम सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम दें। आप दुनिया का कौन सा मुल्क है आप उठा के देख लें, अगर वहाँ इन्फ्लेशन नहीं है तो आप बताएं। तुर्की में 47% इन्फ्लेशन है। तो इस तरह बहुत सारे मुल्क हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि इन्फ्लेशन जब आता है तो उसको मैनेज करना पड़ता है। हमारी ग्रोथ लास्ट ईयर आई थी जो कि लोग मान नहीं रहे थे, और जब भी ग्रोथ आएगी आप एक बात ध्यान में रखना, इन्फ्लेशन आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो इंटरेस्ट रेट 9.75 पे चला गया है, 9.75 पे चला गया है, ये इंटरेस्ट रेट कहां जाके खड़ा होगा, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत है। मैंने कहा ना कि आज जो ट्रेजरी बिल्स का जो ऑप्शन है और पीआईबी का ऑप्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन की तरफ जाएगा, इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आएंगे, अब ऊपर नहीं आएंगे नंबर। और मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने शुरू में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे और बाद में जब इन्फ्लेशन के नंबर जैसे ही नीचे आए तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को नीचे किया। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि अब जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ काफी बेहतर सिचुएशन है। अगर आप पिछले हफ्ते से आज अपने आप को कंपेयर करें तो हम बेहतर कंडीशन में आ गए। और ये लेकिन अकील करीम रज़ी साहब, उस वक्त तो आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था तो गवर्नर ने हिम्मत की और इंटरेस्ट रेट लेके आए थे 7% पे। देखें, मैं आपको बोलता हूँ ना कि आईएमएफ प्रोग्राम भी हमें हर्ट करता है। हमें जब पैसे लेने पड़ते हैं वो वहां जाते हैं, वहां हमें सख्ती फेस करनी पड़ती है। हम कोई डिसिप्लिन कौम तो नहीं है ना, हमें भी तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा ना। हम हर चीज गवर्नमेंट पे तो नहीं थोप सकते। इस मुल्क में जो स्पेंडिंग होती है बड़े से बड़े मुल्कों में नहीं होती है। इस मुल्क में जो गाड़ियों लोग मंगवाते हैं ये तो बड़े बड़े मुल्कों में नहीं देखी जाती। फारूक सलीम साहब, इससे पहले कि मैं सदाकत साहब की तरफ जाऊं, फारूक सलीम साहब, ये जो अकील करीम रज़ी साहब ने फरमाया कि महंगाई है ही नहीं है, 25,000 में घर चल सकता है, बाकी सारी दुनिया में बहुत महंगाई है, तुर्की में 47% है, अमेरिका में पता नहीं कितनी है, इस पर आपका क्या है रिएक्शन? देखिए, महंगाई जांचने का जो तरीकाकार है वो 3 तरीकाकार इस्तेमाल होते हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि आपके रीजन में, आपके जो इर्द गिर्द आपके हमसाए ममालिक है वहाँ पे क्या हाल है। मैंने चेक किया है कि जो सार्क कंट्रीज हैं, 7 ममालिक हैं उनके अंदर, वहाँ पे सबसे कम जो शरह इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन महंगाई की शरह, वो मालदीव्स में है, वो 2.2 है। नेपाल में 4.2 है, इंडिया में 4.3 है, बांग्लादेश में 5.4 है, और पाकिस्तान में 11.5% नवंबर में हमने जो इन्फ्लेशन रेट है वो देखा है। तो हिंदुस्तान में 4% है शरह महंगाई। जी, पाकिस्तान जो है वो सार्क कंट्रीज के अमंग बुलंद तरीन है। इसी तरह अगर हम देखें कि जो दुनिया में कुछ हफ्ते पहले इकोनॉमिस्ट में लिस्ट छपी थी, उसमें दुनिया में पाकिस्तान जो है वो 4थे नंबर पे आ रहा है। जैसे अभी अब्दुल करीम डैडी साहब ने फरमाया, तुर्की में हमारे से ज्यादा है, अर्जेंटीना में हमारे से ज्यादा है, और ब्राजील में हमसे ज्यादा है। पाकिस्तान 4थे नंबर पे आ रहा है पूरे दुनिया भर में।
तीसरा तरीका जो है महंगाई के नापने का वो है कि पाकिस्तान के अंदर पहले 70 साल या 74 साल क्या माशी तारीख रही हमें बताती है। आपको 3 साल का कोई दौरानिया पिछले 74 साल में ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की 100%। जरा रुके मेरे साथ, जरा रुके सदाकत भाई साहब। वो तो अकील करीम दरीज साहब ने लगता है बड़ी मेहरबानी की आपकी हुकूमत पे, उन्होंने वो 2-3 मुल्क बता दिए तुर्की वगैरह जो पाकिस्तान से ऊपर थे, पाकिस्तान चौथे नंबर पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी हुकूमत बेहस हो गई है, चूंकि अब आपको अंदाजा हो गया है कि ऑपोजिशन आपको डिसलॉज कर नहीं सकती या करना नहीं चाहती, वो शादियों वगैरह में ब्याह में बिजी हैं कुछ 15 दिन से, तो आप लोग पीछे से ये स्टेटमेंट देते फिर रहे हैं वज़ीर आज़म के पाकिस्तान में बड़ी चीज़ें सस्ती हैं, यहाँ महंगाई कोई नहीं है। अकील करीम दरीज भी मेहरबानी कर रहे हैं आपकी हुकूमत पे, कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, बेहसी का शिकार हो गया। दो बातें हैं, दो एक कन्फ्यूजन है बहुत बड़ी। क्या? जब आप लोग महंगाई की बात करते हैं, आप वो शरह महंगाई की बात करते हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में है और उसका पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, और जो लोग कहते हैं पाकिस्तान आज भी सस्ता है वो शरह महंगाई की बात नहीं करते। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक चीज़ है 10 रुपए की मिलती है पाकिस्तान में, एक चीज़ वही चीज़ किसी और मुल्क में 40। पेट्रोल हिंदुस्तान में मैं जरा पहले मिसाल दे दूं, एक चीज़ पानी की बोतल है यहाँ 10 रुपए की मिलती है और वो अमेरिका में 40 रुपए की मिलती है। अगर ये 10 से 12 की हो गई है ना, ये 30-35 रुपए, मैं वैसे कह रहा हूँ 10 से 12 की हो गई है ना, इस कप की बात कर ले, खाली कप 10 से 12 की हुई है, कितने फीसद है? ये 20% महंगाई है। और अगर वो 40 से 42 हुआ है ना, तो वो 5% महंगाई है। आप ये समझे, वो 5% महंगाई है। मैथ्स अच्छा आपका। मैं आपको बता रहा हूं ना। अब हम वो कह रहे हैं कि उनकी महंगाई, उनकी चीज 40 से 42 रुपए की हुई है और उनकी तो महंगाई 5% है। हमारी डबल रोटी जो है वो 10 रुपए से 12 की हुई है, हमारी तो 20% महंगाई है। दोनों बातें लोग ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की अक्सरियती चीजें, इसका मतलब ये है कि इससे पीछे की जो हुकूमतें थी वो आपको आप यही कह सकते हैं कि पिछले 50 साल में जो चीजें यहाँ दुनिया से सस्ती रही हैं, अगर डबल रोटी 10 रुपए से 12 की हुई है, उसमें आप सियासी पॉइंट निकाले, मैं आपको टेक्निकल जो बात बता रहा हूं, दोनों लोग ठीक आपने यही बताया ना कि अगर चीजें यहाँ 10 रुपए से 12 की हुई है तो महंगाई का शोर पड़ गया, परसेंटेज बढ़ी आई होगी। उधर 40 से 41 रुपए की हुई है या 40 से 44 की हुई है, तो वज़ीर आज़म महंगाई है। तो वज़ीर आज़म क्रेडिट ले रहे हैं कि तारीखी एतबार से पाकिस्तान में चीजें सस्ती नहीं, वज़ीर आज़म आज भी कह रहे हैं पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन आज भी पाकिस्तानी दुनिया के मुकाबले में चीजें सस्ती खरीद रहा है। अगर आपने इसका कंपैरिजन करना है, मैं डॉक्टर अपना फारूक साहब को भी कहता हूं कि आप एक सर्वे अभी चल रहा है, बाकी सारी दुनिया में महंगा तरीन मुल्क इस वक्त कौन है? 3,500। एक बंदे के पास $100 है ना, वो $100 में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल कहां पे है, सबसे ज्यादा तकलीफ कहां पे है? वो उसको इसराइल में है। और पाकिस्तान में उस $100 से उसको वो 168 नंबर पे महंगा है पाकिस्तान। अगर आपकी जेब में $100 है, आप पाकिस्तान में महंगाई के लिहाज से, चीजें खरीदने के लिहाज से 167वें। अच्छा, इसका मतलब है कि 200 मुल्कों में आप बहुत कंफर्टेबल है। ये वो बात मजीद बात करते हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब मेरे साथ हैं, अकील करीम दरीज साहब का बहुत शुक्रिया, वो पहले हिस्से में हमारे साथ थे, जनाब सदाकत आपसी साहब भी हमारे साथ हैं। मैं थोड़ा सा इतना अर्ज कर दूं, जाने से पहले बता दूं आपको नाज़रीन कि अमेरिका में मेरा ख्याल है $51,000 या $55,000 पर कैपिटल इनकम है, भारत में $3,500 है, चीन में $9,000 या $10,000 पर कैपिटल इनकम है, पाकिस्तान में $1,400-1,500 पर कैपिटल इनकम है 22 करोड़ के मुल्क की। तो ये भी एक फैक्ट है जब हम महंगाई की बात करते हैं। इससे भी हमें करना, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। डॉक्टर फारूक सलीम साहब और सदाकत अली अब्बासी तो मेरे साथ हैं ही, लेकिन रहीम नासिर साहब जो कि चेयरमैन एप्टमा हैं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे भी ज्वाइन किया है। रहीम नासिर साहब, हमने अभी सुना है ब्रेक में कि हुकूमत ने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी गैस डिस्कनेक्ट कर दी है, जो कि गैस को इस्तेमाल करते थे कैप्टिव पावर बनाने के लिए। ये कितने यूनिट होंगे अंदाजन जिनकी गैस हुकूमत ने डिस्कनेक्ट कर दी है आज? डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। सर, ये तकरीबन 70% ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पंजाब में बेस्ड है, और पूरी पंजाब की इस वक्त गैस की इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। और वी आर लुकिंग एट $21 बिलियन की एक्सपोर्ट, जो तकरीबन $2.25 बिलियन महीने की है। तो आप समझें कि इसमें से $1 बिलियन की एक्सपोर्ट अफेक्ट होती है इस वजह से। नहीं, लेकिन पहला ये सिर्फ आपने कहना कि 70%, आप जब ये कह रहे हैं कि 70% जो इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट की पंजाब में है, तो यूनिट कितने होंगे? आप कह रहे हैं ये सिर्फ कैप्टिव नहीं है? मुझे अगर आप, मेरे कान में जो आवाज आई, आप कह रहे हैं सिर्फ कैप्टिव नहीं है? ये सिर्फ कैप्टिव नहीं है जी, ये इस वक्त स्ट्रक्चर जो बना हुआ है कि जो गैस हमें मिलती है उसी गैस से हम बिजली भी बनाते हैं और उसी गैस से हम अपनी बॉयलर भी चलाते हैं। तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री चाहिए, सिर्फ वो इंडस्ट्री नहीं है जिसको बिजली की जरूरत है, ये वो भी इंडस्ट्री है जो उस बिजली की
से जो वेस्ट होती है उससे बिजली एफिशिएंट तरीके से स्टीम बनाती है और अपने डाइंग के कारखाने, प्रिंटिंग के कारखाने चलाती है। तो ये इनफैक्ट पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसमें बंद हो जाएगी, चाहे वो स्पिनिंग की हो, वीविंग हो, या वो गारमेंट की इंडस्ट्री हो। 100% ऑफ पंजाब इंडस्ट्री इज नाउ शट डाउन। सिर्फ जो इंडस्ट्री, जो थोड़ी बहुत मशीनें सिर्फ बिजली से चल सकती हैं वो चलेंगी, बाकी तकरीबन 70% इंडस्ट्री बंद होगी। अच्छा जरा रुकें, सदाकत अली वासी साहब, आपको खबर है कि हुकूमत किस फैसले की रैशनल क्या है? देखिए, ये हमेशा से 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक इंतहा दर्जे की सर्दी पड़ती है। अच्छा, जिसमें गैस की जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको पता है कल से जो है वो बर्फबारी शुरू हो गई है। तो ये हमेशा से होता है कि गवर्नमेंट जो है वो पहले तो सीएनजी को बंद करती है और फिर ये जो आपका कैप्टिव यूनिट्स हैं जो गैस को इस्तेमाल करते हैं, और चाहे वो इसमें एक्सपोर्टर्स को हमेशा हुकूमत की मजबूरी है कि हर मजबूरी हुई। इस साल, पिछले साल से जो हमारी अंदरूनी गैस है वो 9% और कम है। 3 सालों में 27% गैस की अवेलेबिलिटी। इसलिए फवाद चौधरी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि पाकिस्तान की गैस, और ये मैं आपको तारीख चेक कर लें, हमेशा 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक, क्योंकि बर्फबारी होती है और कड़ाके की सर्दी होती है, जिसमें आपको गैस का बहुत बड़ा क्राइसिस है इस मुल्क में। और जो हमारी हुकूमत या कोई और हुकूमत की बात नहीं है, जब तक हमें कोई गैस मिलेगी नहीं, तो ये है। और ये इसलिए है, इसकी मजबूरी क्या है, ताकि जो आप लोग हैं, आम जो घरों वाले हैं, उनके चूल्हे ना बुझे। रहीम नासिर साहब, अगर ऐसा ही है, मुझे याद आ रहा है कि ये तो हर साल हर हुकूमत ही बंद करती है, तो फिर तो कोई इतनी अचंभे की ये नई बात ही ना हुई, इसमें 15-20 दिन के लिए हुकूमत बंद करती है गैस। नहीं सर, इससे बिल्कुल ये गलत बात है। इस साल हमेशा 1200 MMCFD की गैस हमें आती थी, इस साल सिर्फ 900 MMCFD की गैस पंजाब को आ रही है। दिस इज अ प्योर ब्लंडर ऑन हुकूमत पार्ट। इन्होंने गैस नहीं खरीदी, मिसमैनेजमेंट टू द मैक्सिमम। इन्होंने, जब इनको पता भी चल गया कि गैस की प्राइसेस हाई हैं, इन्होंने फिर भी जो वेसल्स हैं LNG के वो नहीं खरीदे, और जिसकी वजह से आज हमारी गैस की अवेलेबिलिटी कम हुई है। फर्टिलाइजर चला रहे हैं इस सीजन में, पिछले 3 साल में प्रॉपर मैनेजमेंट हुई है, इस साल फर्टिलाइजर को चलाने की मैनेजमेंट नहीं की गई, जिसकी वजह से आज इनको फर्टिलाइजर चलाना पड़ रहा है। अब इनको चूज करना पड़ा है कि या तो एक्सपोर्ट को देखें या फर्टिलाइजर को देखें। तो ये जरा रुकें मेरे साथ। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, जाहिर है आप इसकी खबर रखते हैं, क्या हम ये समझ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है, उनकी कोई फॉरवर्ड लुकिंग नहीं थी, उनको कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या करना है? जब गैस की कीमतें कम थी, कोई फॉरवर्ड परचेज नहीं की, ऑर्डर सिक्योर नहीं किए। देखिए, 3 साल की 3 हकाइक तो हमारे सामने हैं। पहली हकीकत यह है कि 18 से 19% गैस इस मुल्क में चोरी हो रही है। कोई $2-2.5 बिलियन की गैस चोरी हो जाती है। ये चीज़ हमारे अपने इख्तियार में है, इसको कम कर लेना। जो आलमी मंडियों की कीमत है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। तो ये हकीकत, इसके ऊपर हमने किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। दूसरी हकीकत यह है कि हमें न सिर्फ पिछले 3 साल से बल्कि पिछले 10 सालों से पता है कि गैस के रिजर्वायर्स हमारे जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमें कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना होगा। पहली PTI से जो पहली हुकूमतें आई, उन्होंने टर्मिनल लगाए, लेकिन पिछले 3 साल में कोई टर्मिनल भी नहीं, एडिशनल नहीं लगाया गया। तो जो चीज़ें हमारे अपने इख्तियार में हैं, हम वो भी नहीं कर रहे। ना चोरी रोक रहे हैं, ना नया टर्मिनल लगा रहे हैं, ना कोई नई एक्सप्लोरेशन, नई गैस ढूंढने की कोशिश हो रही है। तो जो तीसरी चीज़ क्या है? जी डॉक्टर साहब, तीसरी चीज डॉक्टर साहब, आपने 2 चीजें बताई ना। आपने कहा थेफ्ट हो रही है, दूसरा ये गैस की डिप्लीशन हो रही है, टर्मिनल लगाने चाहिए थे, टर्मिनल नहीं लगाए। तीसरी क्या चीज है? तीसरी ये चीज है कि एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे। अभी जो अमेरिका का एक इदारा है वो कहलाता है एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। वो सरकारी इदारा है, हुकूमत अमेरिका का इदारा है। उसने जो पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान में 109 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि हम तकरीबन 4 से 5 अरब बिलियन फीट रोज की इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मतलब यह है कि 50 से 55 साल की जो हमारी कंजम्पशन है वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जरा रुके मेरे साथ। रहीम नासिर साहब, आप चेयरमैन एप्टमा हैं, पाकिस्तान के एक मुमताज़ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके साथ बाकी सारी एसोसिएशन में भी बड़े तगड़े मजबूत किस्म के लोग हैं। ये भी डॉक्टर फारूक सलीम साहब कह रहे हैं 10 साल से, ज़ाहिर है पता है हमें, 12 साल से 15 साल से कि गैस हमारी डिप्लीट हो रही है, ना नए रिजर्वायर्स पे यहाँ पे कोई खुल के काम हो पाया है, ना टर्मिनल बन पाते हैं।
तो आप लोग जो इस्लामाबाद होते हैं, आपके जितने भी डिसीजन मेकर हैं, हर हफ्ते इस्लामाबाद होते हैं, क्या वजह है कि इतनी हुकूमतें आई गई हैं, किसी को आप ये बात नहीं समझा पा रहे कि भाई इंडस्ट्री कैसे चलेगी, आगे क्या होगा, विजन किधर है आपका, क्या वजह है? अच्छा, इस वक्त देखें, अभी ये बात हुई कि जी 1200 MMCFD की हमारे पास सप्लाई जो नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ जाती है वो अवेलेबल है पाइपलाइन। कह रहे हैं कि नए टर्मिनल्स लगाने की जरूरत है। इस वक्त 1200 की हमारे पास कैपेसिटी है पंजाब को लाने की, लेकिन सिर्फ 900 आ रही है। ये तो प्योर मिसमैनेजमेंट है। ये इस वक्त सप्लाई के इश्यूज नहीं है, दिस इज प्योर मिसमैनेजमेंट की गैस टाइम पे खरीदी नहीं गई, और जब खरीदने का टाइम भी आया तो उस वक्त इन्होंने डिसीजन ऐसे किए, और आज उनको डिसीजन करने पड़े हैं कि वो या एक्सपोर्ट को गैस दें या फर्टिलाइजर को गैस दें। तो ये मिसमैनेजमेंट है, दिस इज नॉट। ये तो चले एक मिसमैनेजमेंट होगी कि फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं थी। मैं चंद दिन पहले कहीं पढ़ रहा था गालिबन बिजनेस रिकॉर्डर में किसी में कि सिंध और पंजाब में भी बड़ा फर्क है कीमत का, यानी यहाँ हुकूमत सब्सिडाइज नहीं कर रही है तो $6.5 की थी, अब $9 पे चली जाएगी गैस, जबकि सिंध को $4.5 या 4.75 की मिल रही है। सही है जी, ऐसे ही है। हमारे सिंध के मेंबर्स जो हैं उनको इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है जो गैस की, वो चूंकि उनको राइट है, फर्स्ट राइट है अवेलेबिलिटी का, तो उनको गैस सस्ती मिलती है और पूरी मिलती है। और पंजाब के जो मेंबर्स हैं उनको चूंकि फर्क कितना है? उनके पास तकरीबन डबल का फर्क है, वो $4.5 की और पंजाब में $9 की है। जरा रुक जाए, 100% ये तसद्दुक जनाब सदाकत अली बादी साहब, व्हाट इज दिस? देखिए, वो हमारा अपना एक फॉर्म शेयरिंग रेशो है कि जो सूबा बनाता है उसको पहले जो कुदरती गैस है, जो हमारी पाइप गैस है, उसका पहला हक होता है, क्योंकि उधर से निकलती है। हाँ, वो पाकिस्तान की बहुत सस्ती है। अब उसमें बाहर हम मिक्स करते हैं जो हमारी इंपोर्टेड है। अब आपको पता है तुर्कमान 70% इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है पंजाब में। उसकी वजह यह है कि हमारा जो भी हमारा 18वीं तरमीम के बाद गैस का कुदरती वसाइल का पहला इख्तियार उस सूबे को होता है। वो सूबा पहले तो वो फिर चूंकि कुदरती गैस वहां बनती है और बाकी पूरे पाकिस्तान में पाइप गैस आती है, और पाइप गैस कोई 4-5 गुना महंगी है, यानी वो कोई मेरा ख्याल है 1200 की पड़ती है और ये कुछ 400 की पड़ती है, फिर वो एवरेज पे किया जाता है। तो सूबों को, सिंध को एडवांटेज है, ये एडवांटेज शायद केपी को भी है कि उनकी अपनी जो गैस है वो कंजम्पशन उनकी प्रोडक्शन से थोड़ी है, वो गैस दूसरे सूबों को बेचते हैं। लेकिन अगर ये सही है तो फिर उनका दूसरा जो आर्गुमेंट है वो बन जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं की। जब गैस सस्ती थी चंद हफ्ते पहले, उस वक्त $3.5-4 की मिल रही थी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, अब वो $24-25 का हो गया। उस वक्त फॉरवर्ड परचेज नहीं की, डरते रहे, कभी नैब का खौफ था, कभी अदालतों को खौफ था, कभी किसी तो फैसला ही नहीं किया। डॉक्टर साहब, मैं खाली इस वक्त गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ, एप्टेमा भी मेरा है और एक्सपोर्टर भी मेरे हैं और टेक्सटाइल वाले भी मेरे हैं, मैं उनकी भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये हमारा लड़ाई का मसला नहीं है। पिछले 3 सालों में अगर गैस जो पाकिस्तान की अपनी गैस थी वो हर साल 9% से कम हो रही है, तो पिछले 3 सालों में 27% तो हमारी गैस वैसे ही कम होगी, तो शॉर्टेज तो हल किसने निकाला? सुने, शॉर्टेज तो होनी है। वो जो तुर्कमानिस्तान से जो पाइपलाइन आ रही है वो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। और मेरी मालूमात के मुताबिक अभी क्या होगा? मेरी मालूमात के मुताबिक देखिए ना, आपने हमें हजारों दफा बताया कि एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, एक्सपोर्ट ये डॉक्टर साहब, ये कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं है। दिस इज ओनली फॉर अ मंथ। जब गैस की डिमांड इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान का चूल्हा ना बुझे, पाकिस्तान के गैस के रेजरवायर कम हो गए, हुकूमत का कसूर नहीं है। आपकी जो सप्लाई लाइंस हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही, टर्मिनल्स होने के बावजूद। एक सिर्फ जुमला मैं बोलना चाहता हूँ, कहने की बात है कि 2 बातें पाकिस्तानियों को मानना है, एक हमारी अंदरूनी गैस खत्म हो रही है और दूसरा ये जो पाइप की गैस है ये हमें बहुत महंगी पड़ रही है। इसका हल वही है कि जो हमारी तुर्कमानिस्तान। रहीम नासिर साहब, इसका लॉन्ग टर्म वसूल, वो कह रहे हैं कि 1 महीने की बात है और हर साल ये होता है, और बुनियादी तौर पर हुकूमत डोमेस्टिक सप्लायर को, जो घरों के लोग हैं उनको गैस नहीं देगी तो उसको सड़कों पे सियासी मसला हो जाएगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे। वो जरूरी बात है ना, वो तो हर बंदे के घर के मसला है। नहीं सर, ये जो स्टेटमेंट ये सही नहीं है जो हर साल ये होता है। पिछले 3 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत है, एवरीथिंग वाज मैनेज्ड। इस साल बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है। पिछले साल देयर वाज नो डिस्कनेक्शन टू द इंडस्ट्री, प्रेशर जरूर कम होता था बट डिस्कनेक्शन नहीं होता था। इस साल डिस्कनेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि गैस खरीदी कम गई। क्या 9% गैस हमारी कम नहीं होगी इस साल पिछले साल के मुकाबले? मेरा सवाल ये है, तो वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होनी है ना सर। जो 9% गैस है वो आप लोकल गैस की बात कर रहे हैं, वो पंजाब को नहीं आती, वो पंजाब को नहीं आती। पंजाब को वो गैस आती है जो LNG में खरीदी जाती है। तो अगर खरीदी कम गई है तो आएगी भी कम।
जिसकी वजह से आज हमारी इंडस्ट्री बंद है। इंडस्ट्री को प्रेशर खड़ा हो गया। मुझे एक ब्रेक लेनी है, बात यहाँ पे खत्म होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को जो फॉरवर्ड प्लानिंग करनी थी अब से चंद महीने पहले, जब गैस बैन अल-अक़वामी मार्केट्स में बहुत सस्ती थी, $3.5-4 की थी, पाकिस्तान में $6 की सप्लाई हो सकती थी, तो ऑर्डर्स को सिक्योर नहीं किया गया। ये प्लानिंग का एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अफसर कहते हैं कि जनाब नैब का खौफ था, हम कर लेते, कैसे साबित करते, पेपरा रूल का मसला था, इसका उसका, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि विजन नहीं था और उस विजन की कीमत अब अदा करनी पड़ रही है कि कंट्री की जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जो 70% इंडस्ट्री जो है इस वक्त टेक्सटाइल की, वो पंजाब में, उसकी गैस हुकूमत ने बंद कर दी है 1 महीने के लिए। यहीं पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आके कंक्लूड करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ सदाकत अली बासी साहब हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हैं, मेरे पास 7-8 मिनट हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, इतने दिनों की इस बहस मुबाहिसे के बाद कम से कम मुझे तो ये चीज़ समझ आई है कि पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तानी लोगों का, वो ये है कि पाकिस्तान एक एनर्जी क्राइसिस में, इन तवानाई का एक पाकिस्तान का क्राइसिस है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंपोर्ट है वो पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है, जिसके साथ ही LNG और गैस है। उसके बाद पाकिस्तान की इंपोर्ट में जो एडिटिव ऑयल है, पाम ऑयल है, पाम ऑलिन है। उसके बाद पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में मशीनरी और मशीनरी पार्ट्स हैं। फिर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर टूल्स, ट्रैक्टर्स और ऑटोमोबाइल्स जो हैं इंपोर्ट्स होते हैं। अक्सर अखबारात और मीडिया जिक्र इस तरह से करते हैं जैसे पाकिस्तान में कोई इंपोर्टेड पानी, इंपोर्टेड चीज़ें, कुत्तों का फूड और इस तरह की चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सोचा होगा इस पर और बड़ी तकलीफ दे ये सवाल है, इसका सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान के पास? कोई है सोल्यूशन? जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो आइंस्टाइन कहा करता था कि अगर आप एक ही तजुर्बे को बार बार दोहराते रहें और इस तवक्को में रहें कि नतीजा फ़र्क निकलेगा, तो वो कहता है कि दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी, ये बेवकूफ़ी की डेफिनेशन बनती है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 50 साल में जब भी हमारी इंपोर्ट्स जो है वो बहुत बढ़ने लगती हैं और हमारा तिजारती खजारा बढ़ने लगता है, तो हुकूमत जो है वो ये कोशिश करती है कि हमने इंपोर्ट को कर्टेल करना है, इंपोर्ट को कम करना है। उस वक्त ये बातें निकलती हैं जी कि $10 मिलियन की चीज़ आ रही है, लग्जरी कारें आ रही हैं, मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं। हकीकत ये नहीं है। हकीकत वो है जो आपने बयान की है। हम $20 बिलियन का तेल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल और डीजल आता है, 2.5-3 बिलियन का कोयला आता है, 2.5-3 बिलियन की LNG आती है। सब मोस्टली असेंशियल चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद की, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की असेंशियल चीज़ें आ रही हैं। हमें फोकस करना होगा एक्सपोर्ट बढ़ाने में। अगर हमने तिजारती खसारा कम करना है तो इंपोर्ट्स को कट करके, कर्टेल करके वो नतीजा हम हासिल नहीं कर सकेंगे। 50 साल से हम यही कोशिश कर रहे हैं और वो नतीजा हमें नहीं मिल रहा। यहाँ पे फोकस है कि अगर तिजारती खसारा कम करना है तो एक्सपोर्ट को किसी तरह बढ़ाना है, और वो हम नहीं कर पा रहे। पहले भी शायद मैंने आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि अगर डॉक्टर साहब, हुकूमत ने इमरान खान की हुकूमत ने नारे तो बहुत मारे हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के, बात भी बड़ी की है, चीखें भी बड़ी मारी हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। जी, हकीकत आपके सामने रख देता हूं कि 2013-14 का जो माली साल था, उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो $31 अरब की थी, और पिछले साल हम दोबारा कई सालों के बाद, आप समझिए 8-9 सालों के बाद $31 अरब पे पहुंचे हैं, और हमने जश्न मनाया है कि देखिए हमने कमाल कर दिया। जबकि 2013-14 में जब हम 31 अरब पे थे, उस वक्त बांग्लादेश जो है वो 25 पे था। अब वो 40-45 को क्रॉस कर रहा है, और अब हम वहाँ वापस 31 बिलियन पे पहुंचे हैं। तो असल मसला हमारा जो है वो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, ये मसला नहीं है कि इंपोर्ट को किस तरह कम किया जाए। अच्छा, अब ये आप जो सोच के रखें अपने पास, मैं ज़रा सदाकत साहब के पास चलता हूँ, आप ये सोच के रखें कि क्या करना है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, जो ये निज़ाम हमारा हुकूमत का और बिज़नेस का कर नहीं पा रहा। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपकी हुकूमत ने चीखें बहुत मारी, नारे बहुत मारे, वो जो मुझे बंदर की कहानी याद आती है कि बड़ी मैंने कोशिश की, इधर से छलांग लगाई, उधर से छलांग, रिजल्ट कोई नहीं निकल सकता। देखो डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे पहली बात कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला एनर्जी का ही है, और उसमें पाकिस्तान में जो अंदरूनी मसला है वो हमारी बिजली के मुआहदों का है, जो पिछली हुकूमत करके चली गई। आपको डॉक्टर फारूक साहब ने कहा कि 2013 में हमारी एक्सपोर्ट थी, मेरा ख्याल है उसमें उन्होंने सर्विसेज भी शामिल कर ली, वरना गुड्स तो मेरा ख्याल है 24-25 अरब की थी। पिछले 3-5 साल मुस्लिम लीग नून दौर के वो एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय गिरती थी, जहाँ पाकिस्तान अपनी मंजिल आखिरी साल में 23-24 वो कहते हैं थी, 23-24 वापस आके वहाँ पे, जहाँ पे 5 साल के बाद वापस आई। आज हम $31 अरब अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और हम आपको टारगेट दे रहे हैं, 31 तो हो चुकी है। नहीं, सुने, हम इस दफ़ा वो गुड्स की हमारी नहीं हुई, इस दफ़ा हम एंटिसिपेट करें
31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट के साथ जो 31 का बिलियन कोट किया है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है। नहीं गुड्स है सिर्फ। अभी 30 अरब डॉलर की हम अपनी रेमिटेंस, सर्विस वो भी तो है ना, आईटी सर्विसेज। नहीं, मैं आईटी की एक्सपोर्ट, वो मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ कि जो गुड्स की सर्विस हम जो गुड्स की हम जो एक्सपोर्ट हम एंटिसिपेट करें वो 31 अरब डॉलर की कर रहे हैं, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान 30 का फिगर टच कर रहा है, और जो मेरा ख्याल है 18 से 20% से ज़्यादा तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ी है। बिल्कुल सही उन्होंने मिसाल, इंपोर्ट्स आपकी 50 मिलियन डॉलर से आप जब 5 साल आपने एक्सपोर्ट का ट्रैक लूज कर दिया तो पाकिस्तान कर्जों के नीचे आ गया और कर्जों के पहाड़ के नीचे आ गया। आज हमें ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ानी है बल्कि उन कर्जों कैसे बढ़ानी है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। बढ़ रही है ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि आईटी की एक्सपोर्ट कितने गुना बढ़ चुकी है पिछले एक डेढ़ साल में, और आपकी जो बाकी गुड्स की एक्सपोर्ट है, अभी आफ्टर मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल की वो 20 अरब डॉलर की, तो खाली वो टेक्सटाइल की मतलब 20 अरब डॉलर से ज़्यादा की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो हमारी पूरी एक्सपोर्ट थी। उस लिहाज से बिल्कुल इस गवर्नमेंट का फोकस है, मसाइल हैं, लेकिन ये हुकूमत कमिटेड है कि पाकिस्तान को अगर निकालना है बहरानों से, उसका एक ही जरिया है, एक तो रेमिटेंसेस बढ़ाएं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो मदद करें, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, जो हुकूमत आज क्लेम कर रही है कि 25 अरब की बजाय रेमिटेंसेस बढ़ाना तो जो है वो कोई हुकूमत की कामयाबी नहीं बनेगी उस तरह से। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपने सोच लिया इस पे कि क्या ऐसा करना है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, जो ये हुकूमत नहीं कर पाई और कोई भी हुकूमत नहीं कर पाती, वो क्या करना है? देखिए, आपने शुरू में एनर्जी सिक्योरिटी का जिक्र किया कि हमारी बेशतर एक्सपोर्ट जो है तकरीबन 35-40% तक हमारी टोटल इंपोर्ट्स जो हैं वो पहुंच जाती हैं एनर्जी सेक्टर के हवाले से। देखिए, जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि हम उस पोटेंशियल से कितनी दूर हैं। देखिए, इस वक्त वर्ल्ड बैंक वाले एस्टिमेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 3,50,000 मेगावाट का जो है वो विंड पोटेंशियल है, और आप सोचिए कि इस वक्त ज़मीनी हकीकत यह है कि हम 1248 हम मेगावाट उससे वसूल कर रहे हैं। तो पोटेंशियल है 3.5 लाख मेगावाट का, और ज़मीन पे हमने लगा रखा है 1248। इसी तरह अगर सूरज जो शमसी तवानाई है, सोलर है, उसका जो एस्टिमेट हमारे पास आता है वो 30 लाख मेगावाट का आता है, और इस वक्त जो हमने सोलर प्लांट्स लगा रखे हैं वो सदाकत साहब ये कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए, विंड एनर्जी के लिए और सोलर के लिए फिर इक्विपमेंट और मशीनरी इंपोर्ट करनी होगी, उसकी भी कॉस्ट होगी। ये देखिए, पिछले 3 साल से करनी चाहिए थी ना। जो कोयले के प्लांट लगने हैं वो नहीं लगने चाहिए। ये मुफ्त की एनर्जी है, इसमें से जो बिजली हम प्रोड्यूस करेंगे वो सूरज से निकलेगी, वो हवा से निकलेगी, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट नहीं आएगी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की एक और स्टडी सामने आती है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस वक्त जो 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखें, उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम देखें, तो ये एक्सपोर्ट जो है ये 88 अरब पे होनी चाहिए। देखिए, ये हमारा हल है प्रॉब्लम्स का। अगर हम एक्सपोर्ट्स वहां ले जाते हैं और 70-75 अरब डॉलर की भी इंपोर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास तिजारती खसारा नहीं होगा वहां पे। तो जो हम IMF से भीख मांगने जाते हैं, ये हम अपनी मजबूरियों की वजह से, अपनी पॉलिसीज की नाकामी की वजह से जाते हैं। हमारी कंठ पट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता कि आप जबरदस्ती IMF के पास जाएं। ये हमारी अपनी पॉलिसीज की फेलियर्स हैं, ये हमारी अपनी कमजोरियां हैं, ये हमारे अपने खसारे हैं। तो अफसोस इस चीज का है कि पोटेंशियल इतना है इस मुल्क के अंदर, और जो हमने इस वक्त हासिल किया है, इस हुकूमत के ऊपर सारा कुछ नहीं डाला जा सकता, लेकिन 3 साल तो इस हुकूमत के ऊपर डाले जाएंगे। हम हासिल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपना पोटेंशियल से बहुत दूर है। 3.5 साल डालने पड़ेंगे। जी, मेरे इशू आ जाएगा क्या? अभी वक्ती तौर पे हमने जो प्लांट्स लगाए हुए उन पे हमारे लॉन्ग टर्म मायदों में हम फंसे हुए। आज अगर हम शिफ्ट करते हैं उसको सोलर पे या विंड पे या बाकी उस पे, उसकी एक तो यह है कि आपका इक्विपमेंट इंपोर्ट का एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो आपकी मजीद बढ़ेगी ना आबादी के साथ। अभी भी सारा आप कैपेसिटी पे बैठे हुए और हमारी डिमांड उतनी है नहीं। आपका जो वो क्या होता है, वो जो गर्दिशी कर्जा है, जो सर्कुलर डेट है, वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको कल। तो इशू ये है कि हम सर्कुलर डेट में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एनर्जी के, जब ये खत्म होंगे तो हम इसको क्वांटिफाई करें ना। ये जो महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं पिछली हुकूमतों ने एनर्जी के, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है सिस्टम को इस वक्त? देखिए ना, 450 अरब रुपए हम एनुअली पे कर रहे हैं, कैपेसिटी पे कर रहे थे। अब मेरा ख्याल है वो 850 अरब तक चला गया 3 सालों में। तो वो जो क्यों बढ़ क्यों गया है? वो मुआहदा था ना कि इंक्रीमेंटल मुआहदे थे ना, मुआहदे इंक्रीमेंटल हैं, उनकी फ्यूल कॉस्ट भी इंपोर्ट हो रही है, वो डॉलर में पेमेंट। आपने तो नया एग्रीमेंट किया था इस हुकूमत, नया एग्रीमेंट जो नहीं आपने मजबूर किया था उनको। देखें, वो एग्रीमेंट जो पुराने एग्रीमेंट कैपेसिटी पेमेंट्स पे हुए हैं
वो हमारी गवर्नमेंट तो आप उसको निकल नहीं सकती, उसके लिए आपने नेगोशिएशन नहीं की थी वो IPP नेगोशिएशन अभी हुई है, लेकिन वो सबसे नहीं हुई। कुछ के 2 साल रहते हैं, कुछ के 3 साल रहते हैं। उसके लिए अगर हम नई कैपेसिटी बना भी लें और उसके लिए बहुत इंपोर्ट इक्विपमेंट भी उसके लिए खर्चा कर लें, तो एक तो हमारा करंट का खसारा बढ़ जाएगा, दूसरा हम मुआहदों से निकलने के लिए हमें टाइम चाहिए। वक्त खत्म हो गया। मैं फिर जाना चाह रहा था डॉक्टर फरोज सलीम साहब के पास, के समझने के लिए कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ पिछली हुकूमतों ने, खास करके PMLN की हुकूमत ने जो बहुत ही महंगे वायदे किए, जिस पे एक आम शक है कि उसमें बड़ी भारी तादाद में किकबैक और कमीशन लिया गया, वो कितना एक इफेक्ट डाल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के बजट पे, क्योंकि लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वक्त हमारा ख़त्म हो गया। ये बहस आपने देखी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।